नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सबसे पहले नजर अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में आज निशानेबाजी में पंजाब विश्वविद्यालय ने स्वर्ण पदक जीता। 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 1 से 15 मई तक ब्राजील के कैक्सियस डो सूल में आयोजित की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से और केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में ग्रुप बी में सेना ने ओडिशा को 2-0 से हराया। और स्पोर्ट्स कैन में सबसे पहले बात करते हैं खेलों के महाकुंभ खेलो इंडिया की। बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में आज निशानेबाजी में 25 मीटर स्पर्धा में पंजाब विश्वविद्यालय की स्प्रीत ने स्वर्ण पदक और अर्शदीप कौर ने कांस्य पदक जीता। दिल्ली विश्वविद्यालय की वर्षा सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। तैराकी की बात करें तो वहां पर अन्ना विश्वविद्यालय के धनुष सुरेश ने 200 मीटर ब्रिस्ट स्ट्रोक में 2 मिनट 20 सेकेंड एक साथ का समय लेकर इन खेलों में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बेंगलुरु का, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी आदेश गुप्ता। आदेश, नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार आपका भी। और साथ ही आज आपके कार्यक्रम में जो आपके मेहमान एक्सपर्ट है मलय नीरव जी, हम तो उनके शिष्य हैं, उन्हें भी हमारा सादर नमस्कार। जी मलय जी। नमस्कार आदेश जी। जी नमस्कार सर। देखिए आदेश जी, उदीयमान सितारों के बीच आप हैं, तो आज कौन कौन सा सितारा कितनी तेजी के साथ आकाश पर जगमगा रहा है? जी देखिए, अभी निशानेबाजी के मुकाबलों की बात की जाए, जहां से मैं लौटा हूं, तो इशलीन, वर्षा, अर्शदीप कौर, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकले हैं। और मलय जी, जो निशानेबाजी के मुकाबले हैं, कल की अगर बात की जाए तो कल वहां पर केएल यूनिवर्सिटी के महेश मैदनी ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्थ ने सिल्वर मेडल जीता और गजानन जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता। ये 100 मीटर राइफल बैंस के परिणाम थे कल। और मलय जी, आपके साथ तो हमने काफी काम किया है और आप जो प्रोग्राम खेलों के बनाते थे उसमें आप हमेशा जिक्र करते थे कि भारत के उदयमान खिलाड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक मंच तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें शुरुआत से ही वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जबकि ये बात आप साल 2000 से उठाते रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जो सपना आपने एक खेल पत्रकार के रूप में देखा था, अब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और खेलों की बारीकी को समझते हैं, तो शायद आपकी आवाज भारत सरकार तक पहुंची। और पहले तो ये जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और उसके बाद ये दूसरी बार ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, इनके माध्यम से मुझे लगता है बहुत बड़ा फायदा खिलाड़ियों को मिलेगा, क्योंकि 190 यूनिवर्सिटी है सर यहाँ। जी बिल्कुल। आदेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड के बाद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में एथलीट्स एक जगह पर अपना दमखम दिखाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आपको खिलाड़ियों में से आपने बात की होगी, किस तरह का उत्साह है उनके अंदर? देखिए, जब आपने कोविड का नाम लिया तो आप यकीन मानिए कि मेरे रोंगटे खड़े हुए। यकीन, कितना कुछ खोया हमने, और अब उसके बाद जिस तरह से खिलाड़ी खेल के मैदान में लौटे हैं, उनका जोश देखते ही बनता है। 2 साल बाद वो अपने घर से निकले हैं, ना उन्हें ट्रेनिंग मिली, लेकिन अब जो भी मौका उन्हें मिल रहा है, जिस भी खिलाड़ी से हम बात करते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतना हमारा लक्ष्य है। वो सीधे सीधे स्वर्ण पदक की बात करने लगे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। और आदेश, बैंगलोर जो है वो ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए जाना जाता है और खिलाड़ियों के लिए भी ये सपना होता है कि बैंगलोर में जाकर किसी भी इवेंट के लिए वो ट्रेनिंग करें, उसमें पार्टिसिपेट करने से पहले। तो इसके पीछे क्या कुछ वजह नजर आती है? देखिए, जो बेंगलोर है, एक तो यहाँ पर जो साई ट्रेनिंग सेंटर है, एक्सीलेंस सेंटर कहलाता है, उत्कृष्ट केंद्र, जो अपने आप में ही बताता है कि यहाँ पर खिलाड़ियों को उत्कृष्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचेस यहाँ पर होते हैं, खिलाड़ियों का मेला लगा रहता है और भारतीय हॉकी टीम तो सबसे ज्यादा अभ्यास यहीं करती है और बेंगलोर ने शायद पटियाला को पीछे छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर डोप की भी सुविधा है और खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोप का शिकार ना बने, इसके लिए भी उन्हें साइंटिफिक ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। और कुछ ऐसी सुविधाएं जुड़ गई हैं, जैसे जैन स्पोर्ट्स कॉलेज है, तो वहां पर फुटबॉल, तैराकी और दूसरे खेलों की विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं जी। और जिसकी वजह से बेंगलोर ने एक अलग जगह बनाई है। बिल्कुल, बेंगलोर ने एक अलग मुकाम स्थापित किया है ट्रेनिंग्स को लेकर। और यूनिवर्सिटी गेम्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए, तो आपकी कुछ इस तरह के खिलाड़ियों से बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, आज हमारे को इतनी खुशी हुई कि जब इन महिला निशानेबाजों ने पदक जीते तो विक्ट्री सेरेमनी में उनके गले में उनकी कामयाबी के मेडल डालने के लिए भारत की मशहूर एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज थी, जिन्होंने लंबी कूद में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इसके अलावा तृप्ति मुरगुंडे, जो कि भारत की पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी थी, और यकीन मानिए अंजू बॉबी जॉर्ज की उपस्थिति ने वहां पर एक तरह से करंट का काम किया। और एथलीटों के लिए मेरे ख्याल से ये इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी कि विश्व चैंपियन खिलाड़ी उनके पास हों, और ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो एथलेटिक्स में विश्व चैंपियन रहे हैं। तो आदेश, वहां की तमाम जानकारी आपने जो खेलो इंडिया की दी है हमारे श्रोताओं को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पंजाब ने 7 में से 3 मैच जीते हैं और 6 अंक के साथ वो तालिका में 8वें स्थान पर है। चेन्नई ने 7 में से 2 मैच जीते हैं और 4 अंक के साथ वो 9वें स्थान पर है। आइए आज के इस मैच पर सुनते हैं खेल डेस्क की ये खास रिपोर्ट। अब से कुछ देर बाद सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर लगी होंगी, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। चेन्नई के लिए आईपीएल का ये सीजन भले ही अच्छा न रहा हो और उसे केवल अब तक 2 ही जीत मिली हो, लेकिन बाकी बचे मैच जीतकर वो प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश तो करेगी। फिलहाल टीम 7 मैचों में से 2 में जीत दर्ज करके 9वें स्थान पर है। पंजाब के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर टीम उतरेगी तो उसकी कोशिश एक और जीत दर्ज करने की होगी। जहां एक तरफ पंजाब की टीम पिछले मैच में 115 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ चेन्नई की तरफ से वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर ने आखिरी 4 गेंदों में मैच फिनिश करके टीम को मुंबई के खिलाफ जीत दिलाई थी। देखा जाए तो टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। टीम के लिए ओपनिंग जोड़ी निरंतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। किसी मैच में ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से तो किसी में रॉबिन उथप्पा के बल्ले से रन निकले हैं। इस मैच में मुंबई की कमजोर गेंदबाजी के सामने दोनों के ऊपर अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी तो होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन वानखेड़े स्टेडियम में किस टीम के नाम रहता है। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, मलय 2 टीम आमने सामने, पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स, 2 किंग्स आमने सामने आ चुके हैं। क्या कुछ लग रहा है आज के मैच में क्या खास होने वाला है? देखिए, आज मुंबई के वानखेड़े में मुकाबला जो पॉइंट्स टेबल में लगभग सबसे नीचे चल रही 2 टीमों के बीच है। इन दोनों से नीचे लगातार 8 मुकाबले हारने वाली मुंबई इंडियंस थी, जो कि लगभग बाहर हो चुकी है। और अगर आज के मुकाबले की हम बात करें तो ये करो या मरो वाली स्थिति है चेन्नई के लिए और साथ साथ पंजाब के लिए भी, क्योंकि कहने पर, कागज पर आप देखें तो पंजाब के पास लिविंगस्टन है, सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में एक। तो एक बात तो कहना गलत नहीं होगा कि जहां लिविंगस्टन जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं, वहां मजेदार खेल होना चाहिए, आईपीएल के ट्रू स्पिरिट में होना चाहिए। और लंबे छक्के चौके लगाने वाले लिविंगस्टन है, जिनकी तुलना सिर्फ हम मेरे ख्याल से बटलर से ही कर सकते हैं। बस अंतर यह है कि लिविंगस्टन ने अपने स्कोर को अभी तक सेंचुरी में बदलने में कामयाबी हासिल नहीं की है। और आज लिविंगस्टन वानखेड़े में फिर से चेन्नई के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं सिद्धार्थ जी। तो एक तो ये बात,
दूसरी बात कि अगर पंजाब के पास लिविंगस्टन के रूप में कोई बड़ा खिलाड़ी है तो चेन्नई के पास भी वो एक तरह से वो महान खिलाड़ी है जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खासा परेशान किया, और चेन्नई के हथियार का नाम आप जानते हैं, प्रेटोरियस। नाउ 4 पारियों में प्रेटोरियस ने लिविंगस्टन को 2 बार आउट किया, और इस बॉलर के सामने इंग्लिश बल्लेबाज सिर्फ 87 के स्ट्राइक रेट से ही रन निकाल पाए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो खिलाड़ी दोनों टीमों में बहुत अच्छे हैं जी। फिलहाल लिविंगस्टन 12वें नंबर पे हैं, लेकिन लिविंगस्टन आप जानते हैं कि बहुत महंगे बिके थे और बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं। अब उन्हें एक लंबी पारी खेलने की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर आप दोनों टीमों की तुलना करें तो चेन्नई के लिए ज्यादा मुश्किलें हैं इस समय, क्योंकि उसे अगर नहीं अच्छा खेला अगर उसने तो दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत यूं हो सकती है कि उनको भी मुंबई की तरह शायद बाहर होने की जरूरत पड़े। और पंजाब के पास बहुत स्ट्रांग, बड़ी मजबूत बॉलिंग अटैक है सिद्धार्थ जी। बिल्कुल, कगिसो रबाडा हैं, और उसके बाद अर्शदीप सिंह हैं, और उसके बाद भी आप देखिए अब बस वैभव अरोड़ा को कुछ खास करना होगा। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया मुकाबला होना चाहिए। और वो MS धोनी जहां होते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी जहां होते हैं ना, वहां अंत तक एक उम्मीद रहती है कि चेन्नई सुपर किंग्स को ये अकेला खेवैया नैया पार करा ले जाएगा। जी बिल्कुल। और इस बीच शिखर धवन और मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, और मुकेश चौधरी जो है वो ओवर द विकेट एक स्लिप के साथ हैं। तो अगर आज के दिन एक खास बात ये भी है कि जो शिखर धवन का ये 200वां IPL मैच है, तो एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है उनके लिए। और इसके अलावा 25 अप्रैल की भी खास बात यह है कि आज के दिन चेन्नई IPL में एक भी मैच नहीं हारी है। इस तारीख पर खेले 9 मैचों में से CSK ने 7 बार मैच जीता है, जबकि 2 बार बारिश के कारण ये मैच धुल गया है। तो काफी एक जिसे कहते हैं कि कई बार किसी टीम का कोई दिन होता है तो वो दिन आज उनका है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और ये आंकड़े सब बेकार हो जाते हैं, बदलने में वक्त नहीं लगता। तो इस तरह से अगर आप लॉ ऑफ एवरेजेस से चलेंगे तब हो सकता है कि आप भविष्यवाणी करने की जुर्रत कर सके, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत मायने नहीं रखती। बहुत बात ऐसी है जिसमें कुछ करने की जरूरत होगी लोगों को, क्योंकि पंजाब के जो बल्लेबाज हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिली है, लगातार वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास पावर हिटर्स हैं, शिखर धवन है, लिविंगस्टन है, शाहरुख खान है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी नहीं होने पर बहुत अटपटा सा लगता है, भविष्यवाणी करने में भी दिक्कत होती है। जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही एक नजर कल के मैच पर भी अगर हम डालें तो जिस तरह से मुंबई इंडियंस जो हैं उसके सितारे गर्दिश में हैं, क्या कारण रहा कि जिस टीम ने इतनी बार चैंपियनशिप जीती हो, वो सरताज रही हो, और उसके बाद इस तरह से आपका प्रदर्शन है, मतलब क्या कारण मानते हैं आप? 5 बार खिताबी जीत, 5 खिताब उनके नाम हैं, और 10 टीमों में अभी सबसे नीचे। तो ये जो सीजन है ना, ये बड़ा ही मुश्किल सा रहा है उनके लिए। और उसके बाद तो ऐसा था कि कल तो जैसे KL राहुल ने उनके ऊपर ग्रहण लगा दिया, वो जो उन्होंने पारी खेली है और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, उसके बाद कोई कुछ भी कहना मुश्किल था। और आपने देखा कि रोहित शर्मा ने कि हमने अभी तक अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो हमने नहीं किया है। और बहुत बड़े बड़े स्पोर्टिंग जायंट्स हैं, ऐसे खेल के दिग्गज हैं जो इस तरह के चरण से गुजरते हैं जिनमें जब कभी उनका फॉर्म ऑफ कलर वो रहते हैं। लेकिन ये है कि मुंबई के जो समर्थक हैं वो बड़े निराश थे, तो उनको एक तरह से आशा बंधाई रोहित शर्मा ने कि देखिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं, आपने हम में भरोसा रखा और हम आपके भरोसे पे खरे नहीं उतरे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन ये उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, खुद माना है कि हमने बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले हैं, और ये बात सही है। जब 20 ओवर का मैच है और उसमें आपकी एकाग्रता सिर्फ रन बनाने पे रहती है तो गैर जिम्मेदाराना हरकत आपको कहीं नहीं ले जाएगी। बिल्कुल। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ रुख रहता है मैच का।
24वीं ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 1 से 15 मई तक ब्राजील के कैक्सियस डू सुल में आयोजित की जाएगी। कुल मिलाकर 39 पुरुषों और 26 महिलाओं को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जिसमें 12 कोच, 8 सहायक कर्मचारी और 12 अधिकारी शामिल हैं। और डेफलिम्पिक्स के लिए जाने वाले एथलीट्स के विदाई समारोह में मीडिया से बात करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि एथलीट वो भारत के लिए पदक लाकर देश को गौरवान्वित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये भारत की ओर से डेफलिम्पिक्स में जाने वाला सबसे बड़ा दल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल की टोक्यो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में, न केवल सबसे बड़ा कंटिंजेंट था, सबसे ज्यादा मेडल भी जीत कर आए। और इस बार ब्राजील जो डेफ ओलंपिक्स का भारत का कंटिंजेंट जा रहा है वो आज तक का सबसे बड़ा है। 65 खिलाड़ी हैं, 17 कोचेज हैं, 11 ऑफिशियल्स हैं। और भारत सरकार ने भी अपनी ओर से टीम की ट्रेनिंग, कोचिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, किट्स, बाकी फैसिलिटीज देने का असंभव प्रयास किया। 30 दिन का कैंप 5 स्थानों पर लगाने का, खिलाड़ियों को सुविधाएं देने का प्रयास किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो पहले टर्की में 5 मेडल हमारी डेफ ओलंपिक्स में आए थे, इस बार उससे बहुत ज्यादा आएंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी और देशवासियों की ओर से सभी डेफ ओलंपिक्स के कंटिंजेंट के खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का एक ही संदेश है, बगैर किसी दबाव के खेलना। हार जीत खेल का हिस्सा है, हार से भी सीखने को मौका मिलता है, जीतने का मौका मिलता है। और इसी संदेश के साथ हम जब ब्राजील की धरती पर जाएंगे तो मन में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर जाएंगे। जब जब मेडल जीतेंगे, गोल्ड मेडल आएगा, ब्राजील की धरती पर भी तिरंगा लहराएगा। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष दीपा मलिक ने डेफलिम्पिक्स में भाग लेने वाले एथलीट्स को अपनी शुभकामनाएं दी। मैं खुद एक PWD खिलाड़ी हूँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और खेलों का महत्व एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए अपने आप को सशक्त करने के लिए, फिट रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये मैंने अपने जीवन से सीखा है। और मुझे बहुत खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और अनुराग ठाकुर जी के मार्गदर्शन में हमारा देश, नया भारत सच में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम देख रहे हैं कि डेफलिम्पिक्स को भी मेन स्ट्रीम मान्यता दी गई है और बहुत खुशी है। मैं तमाम पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबरान, खिलाड़ी और जो भी PCI के परिवार के सदस्य हैं उनकी ओर से अपने डेफलिम्पिक्स के मित्र, खिलाड़ी, जितने भी उन संघ के कर्मचारी हैं, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि जैसे ब्राजील में पैरालंपिक्स से हम लोग ढेरों मेडल लेके लौटे थे और वहाँ से पैरालंपिक्स की जागृति का सही मायने में मोदी जी के नेतृत्व में एक शुरुआत हुई थी, वैसे ही अब डेफलिम्पिक्स भी ब्राजील जा रहा है। और ब्राजील से जब लौटे तो इनकी भी एक नई पहचान और मेन स्ट्रीम पहचान उभरे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो मैंने अगर हम देखें तो जो 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स हो रहे हैं, इसमें क्या संभावनाएं देखते हैं आप? देखिए, पैरालंपिक्स के बाद डेफलिम्पिक्स और दिव्यांग जो खेल में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार उनको लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। आपने सुना जो खेल मंत्री कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम खेल के हर विधा में, हर प्रकार से जो लोग सामने आ रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी तरह के हों, कहीं चाहे वो दिव्यांग हो ना हो, उनको आगे बढ़ाने की जो कोशिश है बहुत काबिल तारीफ है। और चलते चलते आपको बता दें कि केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में ग्रुप बी में सेना ने ओडिशा को 2-0 से हराया। सेना की ओर से विवेक कुमार ने 74 मिनट और निखिल शर्मा ने 82 मिनट में गोल किए। एक अन्य मैच में रात 8 बजे गुजरात का सामना कर्नाटक से होगा। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। भले आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर आपने विशेषज्ञ राय साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।